बड़ी बिल्डिंग्स में अगर हम कहें स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सिनेमाज, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, जिम्नेजियम्स हैं, स्टेडियम्स हैं, इनमें भी एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस का ख़ास ख्याल रखा जाता है और ख़ास स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं, इवन पाकिस्तान के अपने स्टैंडर्ड्स भी हैं, उनके मुताबिक उन पे चला जाता है। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि जो घरों के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, इन बिल्डिंग्स के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। इसी तरह इन बिल्डिंग्स के आपस में भी हर एक के लिए डिफरेंट कंसिडरेशंस हैं। इस्लामाबाद के गवर्नमेंट स्कूलों पर एक स्टडी की गई जिसमें एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखा गया। इस स्टडी के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल बिल्डिंग्स बहुत हद तक पाकिस्तानी बिल्डिंग कोड्स पर पूरा उतरती हैं, जिसमें लाइट, थर्मल कंफर्ट, वेंटिलेशन और नॉइस कंट्रोल शामिल है। इसके अलावा इस स्टडी में स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन को भी कंसिडर किया गया, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लासरूम ज्यादा होने की वजह से बहुत से मसाइल देखने को मिले, जिनमें मेंटेनेंस इश्यूज और हाई नॉइस लेवल सबसे अहम मसाइल हैं। अगर हम पहले बात करें हाई नॉइस लेवल की, तो बच्चों की तादाद क्लासरूम्स में ज़्यादा होने की वजह से न सिर्फ हाई नॉइस लेवल है, बल्कि कंजेशन और सफोकेशन के मसाइल भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मेंटेनेंस इश्यूज़ के, तो उसमें वॉशरूम्स के मेंटेनेंस, डाइनिंग, कैफेटेरिया, झूले, प्ले एरिया, इन सब की मेंटेनेंस के मसाइल शामिल हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस के रेफरेंस से हमें कुछ जगहों पर और मसाइल दिखाई दिए, जिनमें एक ख़ास एंगल से वाइट बोर्ड पर पड़ने वाली ग्लेयर या क्लासरूम्स में लाइट की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। इन स्कूलों में बिल्डिंग डिज़ाइन की बजाय ज़्यादा मसला बिल्डिंग मेंटेनेंस का था। इस रिसर्च स्टडी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक थोड़ी बहुत रद्द-बदल करके एग्जिस्टिंग स्कूल बिल्डिंग्स को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है, और ये बात अच्छी तरह से समझी जा सकती है कि एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और टीचर्स की जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होगी। स्कूल बिल्डिंग डिज़ाइन तो एक अलग फील्ड है, कह लें कि एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर इसको हम देखें, इसमें भी डिफरेंट है कि अगर आप प्राइमरी स्कूल कर रहे हैं, 5 years to 11 years के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ हो चुकी है और उनकी हाइट, फिज़िक के हिसाब से उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, और यही जब हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एक बिल्कुल डिफरेंट उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब एक इसी तरह की स्टडी मैंने भी की थी प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग्स के ऊपर, और बहुत डिटेल में थी एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस और यूज़र नीड्स के रेफरेंस से। यूज़र कौन है यहाँ पे? बच्चे हैं 5 से 11 साल की उम्र के, और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक क्लासरूम में कि उसमें लाइट प्रॉपर आनी चाहिए, थर्मल कंफर्ट होना चाहिए, ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, एयर मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ढेर सारे बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह और सबसे इम्पॉर्टेंट नॉइज़ नहीं पैदा होनी चाहिए, एको नहीं होनी चाहिए क्लासरूम्स के अंदर। बहुत सारे क्लासरूम्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें टीचर बोल रही है बट वो आवाज़ इतनी गूंज रही है कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रही, या क्लासरूम के अंदर पंखे या जो आपके ट्यूब लाइट्स हैं उनका एक लगातार शोर चल रहा है, वो आपको बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा होता है और उनको कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा होता पढ़ाई की तरफ, फोकस नहीं कर पाते। लाइट अगर प्रॉपर नहीं होगी, इंटेंस लाइट है, बहुत कह लें कि सूरज की डायरेक्ट शुआएं आपके क्लासरूम में आ रही हैं तो ग्लेयर प्रॉब्लम आता है कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड नहीं नज़र आता। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इवन ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, दोनों के साथ यही प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड नहीं, एक साइड पे जो बैठे हैं उनको ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता। लाइट जो है
इवन लाइट होनी चाहिए क्लासरूम्स के अंदर। ज़रूरी है कि इवन लाइट हो पूरे चारों कोनों में, चारों तरफ। बच्चों की ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त स्कूल में बसर होता है। दिन का ज़्यादातर वक्त तकरीबन 7 से 8 घंटे वो स्कूल में गुजारते हैं। तो उनकी मैक्सिमम इमोशनल बिल्डिंग, उनकी सोशल बिल्डिंग और इवन साइकोलॉजिकल और सोशल और इमोशनल बिल्डिंग उनकी स्कूल में हो रही होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि बच्चों की नीड्स का ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके स्कूल्स को अट्रैक्टिव बनाया जाए बच्चों के लिए, और इसमें बच्चों की पसंद के कलर्स को चूज़ किया जाए। जैसे अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो रेड है या येलो है या और ब्राइट कलर्स हैं या ब्लू है, ये ब्राइट कलर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा से। और हम छोटे बच्चों की बात करें, लाइक प्राइमरी स्कूल के बच्चों की, तो वहाँ पे येलो एंड ग्रे कलर चूज़ किया हुआ है। एक ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल का कह लें कि एक सिंबल बना हुआ है। बट मैं एज एन एनवायरमेंटल डिज़ाइनर बड़ी हैरत भी होती है मुझे इस बात पे कि वाई बच्चों के लिए ग्रे कलर क्यों चूज़ किया। बच्चों का तो रंग कहीं से ग्रे नहीं है। बच्चों के लिए तो येलो होना चाहिए, वाइब्रेंट कलर्स होने चाहिए, रेड होना चाहिए, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। ये कलर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। बच्चे ने अगर स्कूल में जाते ही बोर हो जाना है और डल हो जाना है तो उसने अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखारना है। जब हमने प्राइमरी स्कूल्स को एवेल्यूएट किया तो एक बड़ी मज़े की चीज़ थी कि इसमें यूज़र नीड को तो देखा ही नहीं गया। क्लासरूम्स के ठीक है, आप फर्नीचर बच्चों के साइज़ का रखते हैं, छोटा रखते हैं, आप कर सकते हैं, बट वॉशरूम्स एक स्टैंडर्ड साइज़ में बनते हैं, जिसका कमोड है या जो सीट है वो बच्चे के लिए यूज़ करनी प्रॉब्लम होती है। हम वाई नॉट हम 5 to 11 इयर्स के बच्चों की जब बात करते हैं, उनके लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो उनके लिए फ़ीज़िबल हो, उनका यूज़ करना आसान हो। हम ये नहीं सोचते हम बस एक स्टैंडर्ड साइज़ लगाया और उस पर चल पड़े। अब मेरा इस सारे में मकसद ये था कि जो स्कूल में सबसे डाउनग्रेडेड है उससे मैंने उठाया है, लेकिन इसको मैं गिरा के दोबारा बनाने की बात नहीं कर रही। एक एनवायरमेंटल डिज़ाइनर का काम ही ये है कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है आपने उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लानी है। इसी तरह हॉस्पिटल्स पर भी बहुत सारी रिसर्च की गई जिसमें कि एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस और स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनज़र रखा गया। अब लाइट और नॉइस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनको आपने ख़ास तवज्जो देनी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई अगर इमारत बनाई गई है तो उसका इस्तेमाल किसी और वजह से हो रहा है, यानी बनाया किसी और मकसद के लिए गया हो और बाद में उसको इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया जा रहा हो, तो ऐसे में आप उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। इसी तरह एक स्टडी में हमें ये देखने को मिला कि एक हॉस्पिटल के एंड यूज़र्स यानी मरीज़, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ पर हमें खुश दिखाई नहीं दिए। वजह ये थी कि उस इमारत को एग्जीक्यूटिव ऑफिसेज़ के लिए बनाया गया, क्योंकि वो एक फिर मेक शिफ्ट बिल्डिंग बन गई और वहाँ ऑफिसेज़ को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया और उसको एक्सीडेंटल एमरजेंसी के लिए मख्तस कर दिया गया। इस बिल्डिंग को एक्सीडेंटल एमरजेंसी में तब्दील करने के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि किसी भी एक्सीडेंट या एमरजेंसी की सूरत में ये बिल्डिंग वो ज़रूरियात पूरा नहीं कर सकती थी जो कि एक्सीडेंट और एमरजेंसी में दरकार होती थी। लिहाजा स्टडी से जो रिकमेंडेशंस हमें मिलती हैं उससे हम बिल्डिंग में तब्दीली करके इसको हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। सर मेरा थीसिस जो सा था एमएस का एनवायरमेंटल डिज़ाइन का, वो बेसिकली था एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर कैपिटल हॉस्पिटल के। मैं एवेल्यूएट करना चाह रहा था उसकी फंक्शनैलिटी कैसी है, स्पेसेस कैसे कॉन्फ़िगर हुई हैं, जो फैसिलिटीज़ मिनिमम एक एमरजेंसी डिपार्टमेंट में होनी चाहिए एक स्पेसिफिक स्केल के हॉस्पिटल के अंदर, क्या वो मौजूद हैं या नहीं है, और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस उसके अंदर कैसे देखी गई हैं। तो
उसके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए गए थे, जिसमें एंड यूज़र पार्टिसिपेशन के पर्सपेक्टिव में देखना था जो पेशेंट्स हैं और जो अटेंडेंट्स हैं वो एक कैटेगरी बन रही थी जो सर्विस अवेल करना चाह रहे हैं हेल्थ केयर की। दूसरी कैटेगरी जो मेरे सामने आ रही थी वो थी जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके सर्जन्स मौजूद थे, डॉक्टर्स थे, कंसल्टेंट्स थे, पैरामेडिक स्टाफ था, नर्सेस थी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ रहा था। मल्टीपल टाइम्स विज़िट किया, उसको डॉक्यूमेंट किया, मेजरमेंट्स ली, ड्राइंग्स बनाई, उसका एनालिसिस करने की कोशिश की, स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना शुरू किया। तो उसके बाद इस चीज़ का आइडिया हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गैप आ रहा है वो बेसिकली ये है कि जो फंक्शनैलिटी का पर्सपेक्टिव है वो मिसिंग है। मतलब एक स्पेस जो स्पेसिफिकली 12 या 14 फुट विड्थ की होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो 8 फुट के अंदर भी उसको एडजस्ट करने की कोशिश की गई। अच्छा, सर्विस तो उसके अंदर आपने प्रोवाइड कर दी, एक डॉक्टर भी आ गया या सर्जन भी आ गया, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी साइड जो क्वालिटी होनी चाहिए थी उसकी, वो सेक्रीफाइस होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया के उस खित्ते में वाक़ है जहाँ शदीद गर्म, शदीद सर्द, खुश्क और तर हर तरह का मौसम मिलता है। इसलिए यहाँ के आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के लिए बिल्डिंग डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सिलेक्शन एक बड़ा चैलेंज है। बेशक जदीद दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ने बिल्डिंग डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सिलेक्शन को किसी भी इलाके की वेदर कंडीशन से लाताल्लुक़ कर दिया है। यानी हम किसी भी इलाके में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखकर बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन मगर ये ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशनल कॉस्ट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली हाई एनर्जी ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए एक लगातार थ्रेट रहेगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि बिल्डिंग डिज़ाइन किसी भी इलाके के मौसम और आबो हवा के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। जब हम 100-150 साल पुरानी या उससे भी पुरानी बिल्डिंग्स को देखते हैं जो या तो ब्रिटिश दौर की हैं या फिर मुगलिया दौर की, तो वो हमें बाकायदा फैसिनेट करती हैं और इस बात से इंस्पायर करती हैं कि उस दौर में भी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल और यूज़र फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाई गई, यानी डिज़ाइन के बुनियादी उसूलों को मद्देनज़र रखा गया, बावजूद इसके कि उस ज़माने में बहुत सी साइंटिफिक इन्वेंशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स नहीं थी। सतह समंदर से 1995 फुट की बुलंदी पर वाक़े विक्टोरियन स्टाइल की एक छोटी सी जाज़िबे नज़र इमारत गोलड़ा रेलवे स्टेशन की है। 1881 में बनने वाला ये रेलवे स्टेशन मेन पेशावर कराची रेलवे लाइन पर रावलपिंडी और टेक्सला रेलवे स्टेशन के दरमियान वाक़े है। 1912 में इसे जंक्शन स्टेशन बनाया गया। गोलड़ा रेलवे स्टेशन ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग्स में से एक है। ये बहुत ही सादा और दिलचस्प इमारत है। इस बिल्डिंग में बेहतरीन वेंटिलेशन की वजह से किसी भी किस्म के मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं। ये बिल्डिंग बहुत ही हवादार और रोशन है। जून 2003 में गोलड़ा रेलवे स्टेशन को म्यूजियम का दर्जा दिया गया और पाकिस्तान भर से ब्रिटिश दौर के रेलवे के निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले आलात को इकट्ठा करके यहाँ महफूज कर लिया गया। पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम जो है वो 2003 में बना और इस स्टेशन की हिस्ट्री जो है वो म्यूज़ियम से भी पुरानी है, क्योंकि ये जो स्टेशन है ये एक बड़ा हिस्टोरिकल स्टेशन है, 1881 का बना हुआ है। और रेलवे की जो हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट होती है, स्पेशली पाकिस्तान में, वो 1861 से स्टार्ट होती है। 1861 में फ़र्स्ट ट्रैक बना कराची से कोटरी तक, और साउथ से नॉर्थ की तरफ रेलवे ट्रैक जो है उसकी तामीर का काम स्टार्ट हुआ। 2003 से 2016 तक सिर्फ यही एक गैलरी थी म्यूज़ियम की, फ़र्स्ट गैलरी जो है। इसके बाद 2017 में 2018 में यहाँ पर मज़ीद कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम किया गया म्यूज़ियम की, और पिछली गवर्नमेंट की कोऑपरेशन के साथ 2018 में यहाँ पर एक नई गैलरी डेवलप की गई, और जितना भी रेलवे इंजन्स हैं, डिफरेंट सैलून्स हैं, ट्रॉलीज़ हैं, और रेलवे का जितना भी स्टॉक्स है उसको प्रिजर्व करके पब्लिक के लिए ओपन किया गया।
इस बिल्डिंग की ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जबकि खिड़कियां और रोशनदान ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि मैक्सिमम हीट एंड लाइट एक्सपोजर दे रहे हैं। चूंकि ये इलाका कोल्ड मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन में आता है, इसलिए ये ओरिएंटेशन सर्दियों में बिल्डिंग को गर्म रखने में मददगार रहती है। इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द का लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है। 1881 में बनने वाला ये छोटा सा खूबसूरत रेलवे स्टेशन ब्रिटिश दौर में बनाया गया। ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और टेक्सला रेलवे स्टेशन के दरमियान वाक़ है। 15 किलोमीटर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और 17 किलोमीटर टेक्सला रेलवे स्टेशन से फासले पर है। ये सादा सी दिलचस्प इमारत सिर्फ 4 ही कमरों पर मुश्तमिल है, मगर एक फुली फंक्शनल रेलवे स्टेशन की हैसियत से अपना काम सरअंजाम दे रही है। कि शुरू से ये खिड़कियां इसी तरह थीं या नहीं थीं या वक्त के साथ लगाई गई, इस हवाले से हमें बताइएगा। 2003 में जब इस इकॉनमी क्लास का वेटिंग रूम था, ये उसको जब कन्वर्ट किया गया म्यूज़ियम में, तो इसमें थोड़ी बहुत रेनोवेशन की गई। तब इसमें खिड़कियां लाइक जो ओरिजिनल बिल्डिंग थी उससे कह लें कि उस जैसी ही बनाई गई और उसको वैसे ही ये वाली खिड़कियां बाद में लगी। अच्छा, यहाँ पर अगर खिड़कियाँ नहीं थीं तो फिर उस वक्त में क्या था, अगर वो हमें बताइएगा। उस वक्त ये सिर्फ ओपन कह लें वेटिंग रूम था फॉर इकॉनमी क्लास। जैसा कि ये 150 साल पुरानी बिल्डिंग है और रेलवे स्टेशन के पर्पस के लिए बनाई गई, आज भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस कदीम और तारीख़ी बिल्डिंग के खिड़कियाँ, रोशनदान, ओरिएंटेशन और आर्किटेक्चर के हवाले से हमें बताइएगा। अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो इसकी ओरिएंटेशन नॉर्थ साउथ है और जो इसकी आप खिड़कियाँ देखते हैं तो ये बिल्कुल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। इससे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम हीट एंड लाइट अंदर एंटर हो रही है और फुली सारा दिन ये रहती है। मतलब सूरज यहाँ से निकला इधर एंड वापस गया, सारा थ्रू आउट सूरज की रोशनी और गरमाइश रहती है। ये गोल्डरा रेलवे स्टेशन जो है ये कोल्ड मॉडरेट क्लाइमेटिक रीजन में आता है। ज़्यादा एक तो ये है कि इसमें सर्दी का मौसम शदीद होता है, दोनों तरफ है। गर्मियों में गर्मी भी होती है, सर्दियों में सर्दी भी शदीद होती है। तो एक तरह से सर्दियों को मैक्सिमम कवर करने के लिए इसमें जब हम दोनों तरफ से ईस्ट वेस्ट हम विंडोज़ देते हैं तो मैक्सिमम हमें लाइट और हीट वार्मथ मिलती है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं क्योंकि खिड़कियाँ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थ्रू आउट आपको नज़र आ रही हैं, रोशन है। इसकी अगर हम छत देखें तो ये वुडन छत है जो कि ख़ुद एक बेहतरीन इंसुलेटर है और हाई रूफ़ है। पुरानी जितनी बिल्डिंग्स आप देखते हैं वो हाई रूफ्स हैं। ये तकरीबन 25 फुट ऊंची इसकी छत है जो कि गर्म हवा को ऊपर उठा के बाहर निकाल देती है वेंटिलेटर्स से, और नीचे का जो टेम्परेचर है, जो वर्किंग एरिया है, वो कंफर्टेबल टेम्परेचर में आ जाता है, कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स आज भी सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं जो जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी आज भी उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। एक तरफ तो इन बिल्डिंग्स की ज़बरदस्त आर्किटेक्चरल वैल्यू और यूज़र कंफर्ट है, और दूसरी तरफ इनके बिल्डिंग मटेरियल्स और टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आज भी ये बिल्डिंग्स बहुत इंटैक्ट और सेफ हैं। ये जो हॉल जिसमें हम लोग मौजूद हैं, ये 1881 में इकॉनमी क्लास का हॉल बनाया गया था। तो 1881 से 2003 तक इकॉनमी क्लास का हॉल ही यूज़ हुआ। एज इकॉनमी क्लास जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते थे उनके इस्तेमाल में रहा।
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पर पेंट किया गया था उससे पहले, म्यूज़ियम का हिस्सा बनने से 2003 से पहले इसको इनसाइड और आउटसाइड जो है वो पेंट किया हुआ था। लेकिन फिर इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं सैंडस्टोन यूज़ हुए हैं, ऑर्चेज़ हैं, तो इसकी इनसाइड और आउटसाइड को जो पेंट है उसको रिमूव किया गया, इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाया गया। आपको पता है कि इस रीजन में, स्पेशली टेक्सला रीजन में, शिस्ट स्टोन, सैंडस्टोन और जो स्टोन कटर हैं वो तकरीबन 2 से 2,500 साल पीछे भी अगर आप जाएं तो यहाँ पर दुनिया के बेस्ट स्टोन कटर मिलते थे। तो आप इस स्टोन की जो शेप देख रहे हैं, वन साइड जो है इसकी शेप दी गई है और दूसरी साइड से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। तो ये सब चीज़ें 2003 में फिर इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाया गया। और अगर आप गौर करें तो इसमें जो मोटर इस्तेमाल हुआ है वो भी पुराना है, यानी जो लाइम और कंकर, कंजूर, ये चीज़ें मिलाकर जो मोटर बनाया जाता था पुराने ज़माने में, उसी का ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रेल ने कोशिश की है कि इसको अपनी ओरिजिनल हालत में रखा जाए और उसी टेक्निक के तहत इसको प्रिजर्व किया गया है। ये जो इंक्लाइंड शेड आप देख रहे हैं, ये धूप को बहुत ज़्यादा अंदर तक आने से रोकता है। अब आप अगर इस बिल्डिंग को का एक फुल व्यू देखें तो इसके स्टोन्स में ग्रीन कलर और रेड कलर आपको नज़र आ रहा है। और अगर हम इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को देखें तो ये सारा का सारा एक तरह से हार्मनी में महसूस हो रहा है। मेन बिल्डिंग के अलावा भी कुछ फैसिलिटीज और फिक्सचर्स मौजूद हैं जो शुरू दिन से आज तक फाल हैं। इनमें एक हैंड ड्रिवन वाटर पंप है। गाड़ियों के आने और जाने की इत्तला देने के लिए एक बड़ी सी घंटी भी मौजूद है जो अब तक फाल है। बड़ी सी एक घड़ी भी रेलवे स्टेशन के शुरू के दिनों से साथ है। इसी तरह पुराना टेलीग्राम सिस्टम और स्टेशन और रेलवे लाइन को चलाने वाला ऑपरेटर्स भी आज तक मौजूद है। इसी तरह बिल्डिंग के अंदर हाथ से चलने वाला पंखा और बिजली से चलने वाले 2 पर वाले पंखे भी मौजूद हैं। ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है। ये देखिए, ये एक उस ज़माने की टेक्निक, अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें, गौर करें तो जाली का दरवाज़ा है और इन्होंने एक तरह से इसको तिकोन इसलिए रखा हुआ है कि वेंटिलेशन, जो भी हवा दाएं और बाएं से आए, ये अंदर जाए। अगर स्ट्रेट दरवाज़ा होता है जैसे आजकल होते हैं तो हवा बाहर जितनी भी चल रही हो अंदर कोई फ़र्क ना पड़ता। लेकिन इससे कि हवा अंदर जाने के लिए और इसके टेम्परेचर डाउन रखने के लिए ये इतना। अच्छा, जैसे कि आप बता रही थी कि ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है। हाँ। एक तो इस बात की खुशी है कि हम इतनी कदीम जगह पर हैं और साथ में इस बात की भी खुशी है कि हम फर्स्ट क्लास मुसाफिर भी हैं यहाँ पर बैठे हुए। बिल्कुल। इसके बारे में कुछ बताइएगा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ी कदीम चीज़ें मौजूद हैं, उनके बारे में बताइए। आपको एक तो सबसे पहले इस एनवायरनमेंट में थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही होगी। इसकी वजह क्या है? एक तो इसके दोनों तरफ की दरवाजे, हाँ, जो मैंने पहले बताए, और इसकी रूफ़ की हाइट देखें आप, सीलिंग हाइट ये 25 फीट हाई है, ठीक है। और साथ इसके वेंटिलेटर्स जो कि हमें बता रहे हैं कि जितनी भी गर्म हवा है एस्केप होके ऊपर जाती है और वेंटिलेटर्स से बाहर निकल जाती है। नीचे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और लोगों के लिए एक बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आ जाता है। ये जो वेटिंग रूम है, इसमें जितना फर्नीचर है ये भी ब्रिटिश दौर का ही है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे, अगर आपने नोटिस किया हो तो इस कमरे की वॉल्स की थिकनेस चेक करें। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है। 2 फुट चौड़ी वॉल्स की थिकनेस है, वॉल थिकनेस। ये क्या करती है? जी हाँ, ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये थिकनेस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों से हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करती है। जिस दौर में ये बिल्डिंग बनाई गई, लाइक आज से 150 साल पुरानी पहले, उस वक्त कोई मैकेनिकल मींस तो थे नहीं। टेम्परेचर, बिल्डिंग का टेम्परेचर कूल रखने के लिए एयर कंडीशनर्स
या बहुत ज़्यादा हीटर्स या इस तरह की चीज़ें नहीं थी। बहुत सारी जगहों पे तो बिजली भी नहीं थी। मोस्ट प्रॉबेबली ये भी उसी एरिया में आता होगा जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची थी। तो जितनी भी ब्रिटिश ईरा की और इवन आप देखते हैं मुग़ल ईरा की बिल्डिंग्स हैं, उनकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं, लाइक 2 फुट 2.5 फुट तक जाती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गर्म हवा गर्मी को भी वो अंदर आने से रोकती हैं और शदीद सर्दी को भी रोकती है। दोनों तरह से हर तरह के टेम्परेचर से एक तरह से कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंफर्टेबल टेम्परेचर आपको देती है। मैं यही कहना चाह रहा था, हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चाहेंगे कि वो ज़रा इस पंखे को चलाएं, देखते हैं कि इसकी हवा में सर्दी पहुँचाती है या गर्मी। अगर इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का पैनोरामिक व्यू लिया जाए तो इसके बैकग्राउंड में मार्गला हिल्स और प्लेटफॉर्म के दोनों अतराफ बड़े बड़े बरगद के दरख्त आंखों को बहुत भले महसूस होते हैं। मुसाफिर और सामान के लिए खुला पार्किंग एरिया, सुर्ख, सब्ज और सफेद रंगों का खूबसूरत इम्तिजाज, वेटिंग रूम्स की हरी इंक्लाइंड रूफ और लश ग्रीन सराउंडिंग्स रेलवे स्टेशन की इस बिल्डिंग को किसी सहारंगेज अफसानवी महल के मुतवातिर ला खड़ा करती हैं। इन बिल्डिंग्स में यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, टाउन हॉल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, मास्क, गार्डन और वर्कशिप प्लेसेस शामिल हैं और इन इमारतों में ज़्यादातर या तो ब्रिटिश दौर की बनी हुई हैं या फिर मुगलिया दौर की। और कमाल की बात यह है कि इन इमारतों को इतनी खूबसूरती और इतने मोहतात तरीके से बनाया गया कि आज भी ये आबो हवा और मौसमों के ऐन मुताबिक हैं, यानी उनसे हम आहंग हैं। यानी शदीद सर्दी हो, शदीद गर्मी हो, मौसम जैसा भी हो, ये बिल्डिंग्स, ये इमारतें उसके साथ कंपैटिबल रहती हैं। अल्लाह हाफिज़।